शाहू जी महाराज को ओबीसी कहना नहीं कहना, मानना नहीं मानना, इस पे कंट्रोवर्शियल हमारा डिबेट हो चुका है। पर वही जैसे डॉक्टर मनोज बोल रहे थे कि वो क्या है क्या नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी ग्रुप में लिखा था कि मैं जितना छत्रपति शाहू जी महाराज को समझा हूँ, छत्रपति शाहू जी महाराज को 3 नाम से जाना जाता है। एक छत्रपति राजश्री शाहू जी महाराज, रैयत का राजा। रैयत का राजा मतलब, रैयत मतलब जो कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, फिजिकल, उनका राजा। और राजश्री का मतलब है राजा भी है और तपस्वी भी है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। महाराज को ये उपाधि है नॉर्थ में, बनारस में कुर्मी समाज के सम्मेलन में दी गई थी, राजश्री शाहू महाराज। महाराज का जन्म हुआ था 26 जून 1874। वो कोई शिवाजी के असली वंशज नहीं है। शिवाजी महाराज का चौथा शिवाजी जो थे, उन्होंने इनको दत्तक लिया था। तो ये कोई इनके दरबारी थे, उनका बच्चा है, यशवंतराव घाटगे का बच्चा है ये। शिवाजी महाराज का तो खानदानी नाम भोसले था, ये घाटगे थे। पर रानी शाह ने, क्योंकि उनको पुत्र नहीं था चौथे शिवाजी की वाइफ को, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो 10 साल में 1884 में अडॉप्टेशन हुआ और ठीक एट द एज ऑफ 20 ईयर्स 1894 में उनका राज्याभिषेक हो गया। महाराज के जीवन के हाइलाइट्स अगर बताना चाहे तो उन्होंने ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को उन्होंने टच नहीं किया। आप बाबा साहब का उनका मेल देखोगे तो बाबा साहब को ऑल द वे, बाबा साहब को उन्होंने प्रोजेक्ट किया एज ए लीडर। मानगांव परिषद आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। मानगांव परिषद 21 मार्च 22 मार्च को 1920 में हुई थी। तो मानगांव परिषद में सारे बहिष्कृत लोगों को बुलाया गया था, मानगांव कोल्हापुर संस्थान में ही। और शाहू जी महाराज ने उस परिषद में बाबा साहब के लिए जो बोला वो ऐतिहासिक मैसेज था। बाबा साहब के लिए शाहू महाराज ने बोला, मुझे जो अपेक्षित था दलित पिछड़ों को और भारत के उपेक्षित लोगों को न्याय देने वाला नेता अगर कोई हुआ तो ये बाबा साहब है, यही आपका नेता बनेगा और यही भारत का भाग्य विधाता बनेगा। तो महाराज ने उस समय में ये भविष्यवाणी करी थी। बाबा साहब को पर्सनल और सोशल और पॉलिटिकल बूस्ट मिला था। ये बाबा साहब के पॉलिटिकल करियर का फाउंडेशन स्टोन था। बाबा साहब को एक नेतृत्व मिल गया, एक शेप मिल गया, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हो गई मानगांव परिषद से। और एक मुलाकात है बाबा साहब की और शाहू जी महाराज की। एक मुलाकात है मुंबई के चाल में, जहां बाबा साहब रहते थे। तो राजश्री शाहू महाराज सीधे बाबा साहब के घर पहुंच गए। इतना बड़ा राजा, संस्थान का राजा। शाहू जी महाराज का संस्थान था, कोल्हापुर जिला था, बहुत बड़ा संस्थान नहीं था। एनुअल इकोनॉमी 20 लाख की थी, मात्र 20 लाख की थी एनुअल इकोनॉमी। अब देखो एक एक मेन 2-3 क्षेत्र में जो काम है उसकी बात करेंगे अपन, पूरा तो नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन पे ले लेते। महाराज ने एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन कर दिया था शाहू महाराज ने। और जो स्कूल में माँ बाप बच्चों को नहीं भेजेंगे उसको 1 रुपए का दंड लगाया था, पनिशेबल ऑफेंस था स्कूल में नहीं भेजना। देखिए आप, मतलब कब की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है। और इस तरह का विजन रख के आदमी काम करता है। और शिक्षा का बजट था उनका 20 लाख का एनुअल इनकम था प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर का, उसमें से 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए था। आज की तारीख में 8 से 10% ऑफ इकोनॉमी। जो बॉम्बे स्टेट, तब का बॉम्बे स्टेट था, बॉम्बे स्टेट इतना बड़ा था अफगानिस्तान को टच होता था, उससे भी ज्यादा बजट था इनका एजुकेशन के लिए। महाराज का विजन। फिर अनटचेबल्स को एजुकेशन नहीं था, स्त्रियों को एजुकेशन नहीं था, उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। अनटचेबल्स के लिए एजुकेशन स्टार्ट कर दिया। हॉस्टल्स बांधे, जाति वाइज हॉस्टल्स बांधे थे महाराज। इवन जैन लोगों के लिए भी हॉस्टल्स बांधे थे, मराठाओं के लिए बांधे थे। और शिवाजी महाराज के जो मावला थे, 18 पगड़ जाति, साड़ी माड़ी कूड़ी मांग महार चंबार, सब, इन सब के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करी थी महाराज ने। और हर चीज जो करी है वो कानून बनाया है, इट वॉज लॉ। अब देखो क्या है कि वैसे ही सामाजिक रूप से कोई काम करना अलग बात होती है, और अपने संस्थान में उसको कानून के रूप में लागू करना बहुत बड़ी बात होती है।
बहुत बड़ी बात है, मतलब ये इच्छा शक्ति का सवाल है। तो इनकी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी। और आप देखिए ऊपर से अंग्रेजों का ब्रिटिशर रूलिंग था, इट वाज ब्रिटिश इंडिया। नीचे से सामाजिक में सारा ब्राह्मणवाद था, नीचे से भी तकलीफ ऊपर से भी तकलीफ, लेकिन वो कभी डरे नहीं। महाराज को कई बार मारने की धमकी आई, बोले जिंदा मार देंगे हम। एक ये एजुकेशन सेक्टर हो गया। महाराज के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, माना जाता है 1899 में एक प्रकरण हुआ था बहुत बड़ा, वेदोक्त प्रकरण बोलते हैं उसको, वेदोक्त। वाद विवाद हुआ था। महाराज जब नहाने जाता है राजा, तो मंत्रोच्चार होता है। तो मंत्रोच्चार, और नारायण शास्त्री थे शायद, नारायण शास्त्री मंत्रोच्चार करते थे। लेकिन महाराज का एक जो नज़दीकी ऑफिशियल था, उनका नाम शायद सहस्त्रबुद्धे कुछ था। तो उन्होंने बताया महाराज ये जो पंडित जो मंत्र बोल रहे हैं, तो ये वेद मंत्र नहीं है बोले, ये तो उपनिषद का बोल रहा है। उसको भी संस्कृत आती थी। तो महाराज फिर खोल गए, बोले ऐसा कैसा? तो उसको पूछा कारण पंडित को, तो पंडित ने बोला, बोले आप भले ही राजा है, लेकिन आप शूद्र राजा है, शूद्र राजा है, तो इसीलिए आपको वेदों के मंत्रोच्चार नहीं कर सकते हैं। तो महाराज 1989 की बात है, 5 साल हो गए थे राजा बन के। तो फिर तो पहले ही उनका वैसे था, एंटीकास्ट तो था ही उनका एटीट्यूड। इसके बाद वो खोल गए और उन्होंने फिर जो काम शुरू किया, एंटीकास्ट मूवमेंट जो जबरदस्त शुरू किया, उसको महाराष्ट्र में मराठी में ब्राह्मणेतर चळवळ बोलते हैं, ब्राह्मणेतर, अदर देन ब्राह्मण्स। तो उसके बाद उन्होंने फिर 1902 में स्कूल चालू किए, फिर अलग अलग नाइट स्कूल चालू किए, राजशाला, जो लोग दिन में काम करते हैं उनके लिए नाइट स्कूल चालू किए। फिर विधवा पुनर्विवाह का कानून लाया उन्होंने, स्त्रियों को पढ़ने का कानून लाया उन्होंने, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द वुमेन्स वो कानून लाया उन्होंने। ऐसे बहुत सारे, शिक्षा में काम किया, एग्रीकल्चर में आउटस्टैंडिंग वर्क है उनका। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है आधुनिक भारत में। उन्होंने एक राधा नाम का धरण बांधा था, तब उसको 1 लाख रुपए लगे थे, इतना बड़ा डैम बांधा था। तो इरिगेशन। और दूसरी एक बात मैंने महाराज की जो समझी है, कायम भ्रमंती करते थे, कायम घूमते थे, बिल्कुल भ्रमंती करते थे, बहुत ज्यादा भ्रमंती, जंगलों में जाते थे। आदिवासियों को क्या प्रॉब्लम्स है, आदिवासी राज्य का कानून मानने को क्यों तैयार नहीं है, जाके खुद पढ़ते थे। फिर अंग्रेजों को लिखते थे कि इनकी दिक्कत ये है, इसीलिए ये चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये डिवास्टेट हो चुके। साहूकारी बहुत चलती थी, मिडिवल इंडिया में साहूकारी बहुत थी। सबसे बड़ी बर्बादी तो समाज की साहूकारों ने करी थी, पूरा शोषण होता था, 50-100-200 रुपए के लिए पूरी जमीन लिखवा लेते थे। तो महाराज खुद जाके देखते थे कि इनकी दिक्कतें क्या, फिर अंग्रेजों को लिखते थे टैक्टफुली। और इस तरह से महाराज ने सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का प्रोग्राम उतारा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, हमारे संविधान की जान जो है, आत्मा जो है, वो डीपीएसपी है। क्योंकि बाबा साहब बोलते हैं, खुद ही बाबा साहब बोलते हैं कि इस संविधान का मतलब है इस भारत की भूमि को वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट वही है ना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। आप अगर शाहू महाराज का पूरा कार्यकाल देखोगे, उनके कानून देखोगे, सोशल रिफॉर्मेशन देखोगे, तो आपको वेलफेयर स्टेट नाम के बच्चे का जन्म उनकी कार्यनीति में हुआ आपको दिखेगा, समझ में आएगा। स्क्रिप्ट तो फूले ने लिखी थी। आखिरी में शाहू जी महाराज के ऊपर 3 लोगों का ज्यादा प्रभाव दिखता है, मैंने अभी जितना समझने की कोशिश करी है। सर फ्रेजर थे, अंग्रेज था, ब्रिटिशर था, उनका टीचर था राजकोट में जब रॉयल प्रिंस लोगों की पढ़ाई होती थी। तो फ्रेजर साहब का एक प्रभाव है, ये लोग मॉडर्न सोच के थे ब्रिटिशर। फिर उसके बाद शाहू जी, शिवाजी महाराज का बहुत प्रभाव, क्योंकि उनके दत्तक वंशज ही हो। क्योंकि शिवाजी महाराज का भी समाज नीति, अगर उनके राजनीति की देखोगे आप, निधर्मी राष्ट्र की कल्पना वहां भी दिखने में आती है आपको, सेक्युलर राष्ट्र की कल्पना वहां भी दिखने में आती है आपको। तो और तीसरा है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आर्किटेक्ट ऑफ, स्क्रिप्ट राइटर ऑफ वेलफेयर स्टेट।
ज्योतिबा ने हर वो चीज़ रखी है, उसकी रखावट है, तो ज्योतिबा का भी बहुत ज़्यादा वो होता है। और आखिरी में हमारा संबंध बाबा साहब से काफ़ी ज़्यादा है। तो बाबा साहब का अगर आप वेलफेयर स्टेट का प्लेगरिज्म ढूंढोगे बाबा साहब के लिखावट में, राइटिंग एंड स्पीचेस में, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभाव शाहू जी के गुड गवर्नेंस का आपको दिखेगा। बाबा साहब के डीपीएसपी पे शाहू जी के पॉलिसीज का, गवर्नेंस का बहुत गहरा असर आपको। हालांकि बाबा साहब मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा लर्नेड आदमी है, दुनिया भर जाके दुनिया भर किताबें पढ़ी सब लोगों के। जैसे बुद्ध ने अलग अलग गुरुओं के पास जाके भी उनकी भूख नहीं भरी थी, उसी तरह से बाबा साहब ने पढ़ा है। लेकिन शाहू जी महाराज के गवर्निंग का बहुत गहरा असर बाबा साहब के स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है। आप गहराई से जाके देखो, चिंतनशील देखो। और ऐसे महान राजा की जयंती या फिर सामाजिक न्याय दिवस मनाना हम गर्व समझते हैं। हम भले ही संख्या में कम हैं, हम हजारों साल से पीड़ित है, हमारा समाज मेंटली डिस्टर्ब है, डिस्टार्टेड है, ठीक है। थोड़ा नौकरी मिली आरक्षण की वजह से तो साड़ी माड़ी गाड़ी में रहता है, उसको बाहर आने में टाइम लगेगा। लेकिन बाहर आने में जितना टाइम लगा तब तक पता नहीं सब खत्म ना हो जाए। पुष्पेंद्र और डॉक्टर प्रीति जैसे लोग देखो कितने यंग है यार। हमारी मतलब हमारा एमबीबीएस हुआ उसके जैसी उतनी उसकी उम्र है, और शी हैज स्टार्टेड द टीचिंग ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो यार, बात को समझने की कोशिश करो। क्रांति कुछ नहीं, विचार का बदलाव। बुद्ध ने क्या किया? बंदूकें निकाली क्या? तोहफे निकाली क्या? रणगाड़ी निकाली? नहीं। रिवॉल्यूशन इज अ स्टाइल ऑफ चेंज इन द थिंकिंग। आपका पर्सपेक्टिव बदलने की बात, सोच का तरीका बदलने की बात। तो हमारे लोगों को क्या सोच का तरीका बदलना है? भाई अंधविश्वास छोड़ना है। भगवान नहीं तो निकले साले, बिल्कुल मुझे पंडित देखेगा तो शाबाशी देगा, वही है ना, वही है ना, वही बात है। तो वो छोड़ के हमारे महापुरुषों को आंदोलन समझाने में ये बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और उनको लगता है कि इक्का दुक्का हमारे दूसरा भी हाथ लग जाए उसको भी पढ़वा दे, है ना। आखिरी में बुद्ध की एक बात कह के मैं अपनी प्रस्तावना, लंबी प्रस्तावना रुक जाता हूँ। बुद्ध ने भी केडर कैंप करे, बुद्ध की क्रांति केडर कैंपों से ही आई। बुद्ध ने ज्ञान पाया, पंच भिक्खु, है ना, गुरु पूर्णिमा, पंच भिक्खु का है ना गुरु पूर्णिमा, पहली देशना जो हुई थी बुद्ध ने दी थी। और अभी वर्षावास चल रहा है, आप सबको मालूम होगा अभी वर्षावास चल रहा है। वर्षावास का भी ऐसा था, बुद्ध ने भिक्खुओं को घूमने से मना किया था। बोलते हैं कि पानी के रेनी सीजन में बिच्छू सांप बहुत निकलते, कई बंतों की मौत हो गई थी काट के। इससे भी बड़ा रीजन बुद्ध ने दिया है कि ये फसल का टाइम है, और भिक्खु जब निकलते थे सैकड़ों हजारों की संख्या, चींटियों जैसी लाइन निकलती, खेत की फसलें खराब होती थी। इसीलिए भी बुद्ध ने भिक्खुओं को घूमने पे बंदी करी थी। तो वर्षावास का मतलब है विहारते हैं, वो विहार में रुकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। गांव गांव में जाके जिस गांव में रुकते हैं आसपास के लोगों को देशना देते हैं, और फिर आसपास के लोगों को खाना देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी ज्ञान का अप्रिसिएशन करते हैं। ये वर्षावास है। और इसी के दो नहीं लंबे शब्दों के साथ मैं अपनी प्रस्तावना को विराम देता हूँ। और ये बच्चों को आप बिल्कुल आशीर्वाद दीजिए, इनका प्रोत्साहन दे दीजिए, ताकि इनकी हिम्मत बढ़ी रहे और हम में भी ऐसे बच्चे पैदा हो। जय भीम, जय भारत, जय साथ।